भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज नई दिल्ली में हो रही है। आगामी विधानसभा चुनाव और अन्य मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंपी गई झीरम घाटी जांच आयोग की रिपोर्ट। राज्य सरकार से प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर भाजयुमो ने किया प्रदर्शन। और देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 108 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 27 नए मरीज मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से शुरू हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि राष्ट्रीय कार्य समिति के सभी वरिष्ठ पार्टी नेता बैठक में भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अन्य वर्तमान विषयों पर विचार विमर्श करेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष और कार्य समिति के सदस्य प्रदेश कार्यालय में बैठकर वर्चुअली 2-वे-1 कम्युनिकेशन के माध्यम से चर्चा में भाग लेंगे। इस बैठक में प्रस्ताव योग पर चर्चा होगी और उसी के साथ साथ आगामी विधानसभा के 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं उस पर विशेष चर्चा होगी और उस पर मंथन होगा। बैठक का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से होगा। इस बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में बताया कि कोरोना महामारी के कारण इस बैठक में कार्यकारिणी के सदस्यों ने डिजिटल रूप से अपना पंजीयन कराया है। फेज में कोरोना की उपरांत हम प्रत्यक्ष 36 संगठनात्मक इकाई स्टेट और यूनियन टेरिटरी यूनिट के साथ लगभग हमारे 346 मेंबर है। आज कार्य समिति थोड़ी देर पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में उद्घाटित हुई है। लगभग टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे इस बार एक पार्टी ने एक अनोखा पहल की है। सारे पार्टिसिपेंट की डिजिटल रजिस्ट्रेशन हुई है। सबने माननीय प्रधानमंत्री समेत बाकी सभी प्रतिनिधियों ने अपने डिजिटल हस्ताक्षर को करते हुए रजिस्ट्रेशन किए हैं। उस रजिस्ट्रेशन की एक क्यूमुलेटिव नंबर भी हम लोगों के सामने आई। लगभग 342 तक सदस्य सारे इकाइयों के साथ उपस्थित है। विशेष आपके सामने उल्लेख करने के लिए मैं 2 विषय कहूं। जैसे हमने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को यूज किया, हम सभी के प्रेरणा के स्रोत हमारी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक, हम सभी के अभिभावक माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी अपने अपने निवास में टेक्नोलॉजी की प्लेटफॉर्म पे इस कार्य समिति का हिस्सा बने हैं। इधर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित राष्ट्रीय कार्य समिति के पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से जुड़े हुए हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके को झीरम घाटी जांच आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई है। यह रिपोर्ट आयोग के सचिव और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार संतोष कुमार तिवारी ने सौंपी। यह प्रतिवेदन 10 वॉल्यूम और 4184 पेज में तैयार किया गया है। यह आयोग छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में गठित किया गया था। श्री मिश्रा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी थे और वर्तमान में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। झीरम घाटी की घटना 25 मई 2013 को हुई थी। इस घटना की जांच के लिए आयोग का गठन 28 मई 2013 को किया गया था।
आपको बता दें कि बस्तर के झीरम घाटी में माओवादियों ने तत्कालीन कांग्रेस विधायक नंद कुमार पटेल के काफिले पर हमला किया था, जिसमें नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा सहित कई लोग शहीद हो गए थे। इस घटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका बाद में इलाज के दौरान निधन हो गया था। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कमी करने से पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। केंद्र सरकार ने दोनों ईंधनों पर लगने वाली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, जिससे पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 10 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ है। इसके चलते छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पेट्रोल के दाम 102 रुपये हो गए हैं, तो वहीं के डीजल की कीमत घटकर 94 रुपये प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोलियम ईंधनों के दाम कम होने पर प्रदेश की जनता ने इसका स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि एक्साइज ड्यूटी कम होने से खपत में बढ़ोतरी होगी और मुद्रास्फीति भी कम रहेगी। साथ ही गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। लोगों ने राज्य सरकार से भी पेट्रोल डीजल पर लगने वाले करों में कमी करने की मांग की है। इस्पात नगरी भिलाई में जनमानस ने केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने पर अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। महंगाई के ऊपर में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि महंगाई कम होगी और इससे जो आम जनता है, जिस हिसाब से जो रेट बढ़ रहा था पेट्रोल डीजल की वजह से जो महंगाई बढ़ रही थी, वो महंगाई कम होगी। शासन का एक बहुत अच्छा ये प्रयास है और इससे जनता भी काफ़ी खुश है। जो अभी केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की है, निश्चित रूप से आम जन को उसका लाभ जरूर मिलेगा और हम भी राज्य सरकार से उम्मीद करेंगे कि वो भी इसमें थोड़ा सा छूट दे, कमी दे और जिससे लोगों को उसका लाभ मिले और महंगाई में भी थोड़ा सा और काबू मिले। जी, ये बहुत अच्छा निर्णय है केंद्र गवर्नमेंट का और मैं चाहूँगा कि स्टेट को भी अपने जो टैक्सेस है वो कम करने चाहिए, सो दैट आम जनता को थोड़ा और रिलीफ मिले। इससे क्या फ़ायदा दिखेगा दोनों से? इससे बेसिकली फ़ायदा तो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो कम होगा, जो माल भाड़ा जो गाड़ी है उसका जो पेट्रोलिंग होता है वो कम होगा, तो चीज़ें सस्ती होंगी। गौरतलब है कि रायपुर में पेट्रोल 102 रुपये 71 पैसे और डीजल 97 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर पर खरीदा जा रहा है। इस बीच राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश के पेट्रोल पंपों के सामने प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अमित साहू और जिला अध्यक्ष गोविंद गुप्ता के नेतृत्व में पेट्रोल पंप के सामने वैट की पोटली के साथ प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष अमित साहू ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में दामों में कमी करने के निर्णय का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार भी वैट में कमी करे, जिससे जनता को और ज्यादा राहत मिल सके। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर भार के रूप में छत्तीसगढ़ की सरकार ने वैट के रूप में पेट्रोल और डीजल में लगा के रखा है, उसको कटौती करने के लिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ की जनता के हित में आज पेट्रोल पंप के सामने पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश कर रही है। इसी साथ साथ आज रायपुर में इसका प्रदर्शन हम सब मिलकर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार ने दीपावली के राहत के रूप में एक तोहफा पूरे देशवासियों को दिया। 5 और 10 रुपए कम करके एक कटौती किया और दीपावली के अवसर पर पूरे देश की जनता को एक तोहफा दिया। कहीं ना कहीं हमारी यह मांग है छत्तीसगढ़ प्रदेश की कांग्रेस की सरकार से कि ये जो 25% और 1 रुपया जो वैट यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार ले रही है, कहीं ना कहीं उसे कम करे और छत्तीसगढ़ की जनता को राहत प्रदान करे। इसलिए सांकेतिक रूप में आज यह प्रदर्शन पेट्रोल पंप के सामने हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। प्रदर्शन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारियों को सौंपा। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 108 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 1 अरब 8 करोड़ 18 लाख से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक कुल 3 करोड़ 37 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर 98.24% है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे अधिक है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 0.26% है। कल प्रदेश में कोरोना के 27 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 29
19 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि कोरबा और जशपुर में 5-5 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं राजधानी रायपुर और बिलासपुर से कल 2-2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 10,06,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 9,92,316 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 259 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय का राजनांदगांव में उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक मुंबई के मुख्य महाप्रबंधक मिहिर नारायण पी मिश्रा और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष I.K. गोहिल शामिल हुए। मुख्य महाप्रबंधक मिहिर नारायण पी मिश्रा ने बैंक का उद्घाटन करने के बाद परिसर का अवलोकन किया। इस अवसर पर राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष I.K. गोहिल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि राज्य ग्रामीण बैंक राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर कार्य कर रही है। खास करके तो जो महिला के समूह हैं, तो उन्हीं समूह से हम अपनी बैंक सखी जो कि हमारे बैंक के सारे कार्य को अच्छे से निभा पाती हैं, तो उन्हीं समूह से हम उनको ज़्यादा चुनना पसंद करते हैं, ताकि वो जिस गांव से हो, जिस क्षेत्र से हैं, उससे अच्छे से जुड़े रहें। और क्योंकि वो लोकल हैं तो उनका रिलेशनशिप बेहतर होता है, उनकी समझ बेहतर होती है, तो बैंक के लिए भी ये फ़ायदा है और जिन लोगों को ये सेवाएं पहुंचाते हैं उनके लिए भी फ़ायदा है। मुख्य महाप्रबंधक मिहिर नारायण पी मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बैंक भवन के जीर्णोद्धार से यहां काम करने वाले बैंक कर्मियों को अनुकूल वातावरण मिलेगा। वहीं ग्राहकों को बैंकिंग कार्य के लिए भी सुविधा मिलेगी। है जो आज के डेट से ये इनाग्रेट हुआ है और अच्छा प्रेमाइसेस इधर बना है, इसके कारण से या हमारे यहाँ के स्टाफ जो है हमारे कस्टमर्स का काम अच्छी तरह से निभा पाएंगे। या ज़्यादा स्पेसेस है, इधर ऑफिसर्स हम ज़्यादा रख सकते हैं और ये एरिया का जितना हमारे ब्रांचेस है राजनांदगांव रीजन क्षेत्रीय कार्यालय के, उसके लिए ये अच्छा है। इधर राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को तीसरी किश्त में मिली राशि के आहरण में दिक्कत न हो, इसके लिए सभी एसडीएम को बैंक में व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर लगातार बैंक का दौरा कर व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गौरतलब है कि राजनांदगांव के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित की 26 शाखाओं के माध्यम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को तीसरी किश्त की राशि का वितरण किया गया है। अधिकांश किसान राशि के आहरण के लिए एटीएम कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी में से एक बिपिन चंद्र पाल के बारे में। आज की कड़ी में हम महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बिपिन चंद्र पाल को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 7 नवंबर 1858 को ब्रिटिश भारत के सिलहट क्षेत्र में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के शुरुआती नेता बिपिन चंद्र पाल लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के साथ लाल बाल पाल की तिकड़ी में शामिल थे। ये तीनों नरमपंथियों द्वारा अपनाई जाने वाली याचिकाओं के तरीके पर सवाल उठाते थे और राजनैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सीधी कार्रवाई के लिए तर्क देते थे। 1886 में बिपिन चंद्र पाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने भेदभावपूर्ण शस्त्र अधिनियम को निरस्त करने के लिए मजबूत दलील दी। 1905 के बंगाल विभाजन ने बिपिन चंद्र पाल को गहराई से झकझोर दिया। उन्होंने 1906 में वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत की, जिसमें अरबिंदो घोष जल्द ही संपादक के रूप में शामिल हो गए। बिपिन चंद्र पाल को भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक के तौर पर याद किया जाता है। अरबिंदो घोष के साथ उन्होंने पूर्ण स्वराज, स्वदेशी अपनाने, विदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों वाले
एक नए राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य प्रतिपादक के रूप में पहचाना जाता है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरं वंदे। बिपिन चंद्र पाल ने अनुशीलन समिति की स्थापना में भी मदद की, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने में क्रांतिकारी हिंसा का समर्थन किया और साप्ताहिक कक्षाओं तथा बातचीत के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की। असहयोग के रूप में होने वाले विरोध में उनका विश्वास नहीं था और इसी मुद्दे पर उनका महात्मा गांधी से मतभेद था। 1920 में पाल उन वरिष्ठ नेताओं में से थे जिन्होंने असहयोग पर गांधी जी के प्रस्ताव का विरोध इस तथ्य पर किया था कि ये स्व सरकार को संबोधित नहीं करता। बिपिन चंद्र पाल ने सामाजिक और आर्थिक बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह की हिमायत की। अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने एक विधवा से शादी की और ब्रह्म समाज में शामिल हो गए। बिपिन चंद्र पाल एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। वे एक अच्छे नेता, शिक्षक, पत्रकार, वक्ता और लेखक थे। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।